Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. So today I am going to solve MDGAT 2022. काफ़ी ये इजी टेस्ट है. मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज़ थ्योरेटिकल. सो ऐसी कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है. सिंपल है, थ्योरेटिकल है, करते जाएंगे. काफ़ी वीडियोस इसके ऑलरेडी यूट्यूब पर प्रेजेंट हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कहा था इन आई एज़ वेल थॉट के मैंने पास्ट पेपर्स के कुछ अपना वर्कशीट जो बनाई है उसमें काफ़ी पास्ट के भी क्वेश्चंस हैं, तो आई थॉट कि इसकी वीडियो भी जो है वो मैं बना दूं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डिफरेंट रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी. अगर एक बैटरी है आपके पास और उसके अक्रॉस जो है डिफरेंट रेजिस्टर्स आपके पास लगे हुए हैं, सही है, डिफरेंट रेजिस्टर्स आपके पास लगे हुए हैं, तो बैटरी का आपका अपना एक ईएमएफ होता है, बैटरी का अपना एक ईएमएफ होता है, वो तो सेम रहेगा, ठीक है. और उसके रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो है दैट विल बी डिफरेंट. एंड इसका की में भी ऑप्शन ई है, यानी कि जो अडाव वालों ने दिया था आपको, और इसका वैसे भी होना भी ई चाहिए. अच्छा, मिनिमम अमाउंट फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन पर पेयर प्रोडक्शन. पेयर प्रोडक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है वो आपकी होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर पेयर प्रोडक्शन. अगर आपको इन प्रॉब्लम्स में या डाउट है, मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं फर्स्ट ईयर और इंटर के, ठीक है. सेकेंड ईयर के लेक्चर्स ऑलमोस्ट 25 हैं, उसमें आपका पूरा प्रैक्टिस सेशन, उसके साथ साथ एमसीक्यूज़ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स और टू द पॉइंट बातें हैं. 1 घंटे के लेक्चर में तकरीबन 4-5 टॉपिक्स हैं, उसके अलावा उसके एमसीक्यूज़ हैं. तो अगर जिन्होंने नहीं देखे वो उनको विज़िट कर सकते हैं, ठीक है. और इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन आल्सो. अच्छा, द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फेराडेज लॉ. फेराडेज लॉ के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन कौन सी होती है? तो इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो होती है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू एन डेल्टा फाई अपॉन टी, सही है. और इसके सामने क्या होता है? नेगेटिव. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि ईएमएफ जो है वो अपना उसका लेंस लॉ में हम यूजेज वगैरह पढ़ते हैं. तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें ये जो ऑप्शन है बी, दैट इज़ करेक्ट, बट इसमें यहाँ पर ये माइनस जो है वो मिसिंग है. अगर मैथमेटिकल फॉर्म सिर्फ देखा जाए तो इसने बाकी फॉर्म्स में भी अपना नेगेटिव साइन दी है, लेकिन इसी में फार्मूला में नेगेटिव साइन नहीं दी, तो इसमें ये नेगेटिव होनी चाहिए तो ये एक्यूरेट बनेगा. बाकी इसका कोई ऑप्शन जो है वो वैलिड नहीं है. ये जो डी वाला ऑप्शन है, अगर किसी को इस डी वाले ऑप्शन में अगर इसमें डाउट है तो इसमें ये एन गिवन नहीं है. एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स. एन नंबर ऑफ टर्न्स. एंड नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक नहीं होता. अगर यहाँ पर एन नहीं है इट मीन्स कि नंबर ऑफ टर्न एक टर्न है, लेकिन इस तरह से जो है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है. अच्छा, और दूसरा सवाल है आपके पास, साइकिलिस्ट मूविंग अक्रॉस अ ट्रैक स्किड्स बिकॉज. एक साइकिलिस्ट है जो अपने एक ट्रैक के ऊपर जो है वो जा रहा है, ठीक है, एक ट्रैक के ऊपर जो है जा रहा है, सही है. अब वो स्किड कर जाता है, यानी कि उसकी जो मोशन है या उसकी जो सपोज़ करें जिस तरह से अगर एक गाड़ी है, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो जब आप कर्व पाथ के ऊपर आते हो, जब आप इस तरह से कर्व्ड पाथ के ऊपर आते हो, तो आप फील करते हो कि समथिंग इज़ पुशिंग यू अवे. समथिंग इज़ पुशिंग यू अवे. तो वो क्या चीज़ होती है? अच्छा, वो हमें इतना नहीं पड़ता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके हिसाब से मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है. वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे होते हो तो रोड के ऊपर, तो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स वो इक्वल होता है किसके? फ्रिक्शन के. सेंट्रीपिटल फोर्स आपका होता है फ्रिक्शन के इक्वल, यानी कि वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, फ्रिक्शन आपको वो सेंट्रीपिटल फोर्स वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. यानी कि ये एमसीक्यूज़ है, डायरेक्ट आया हुआ है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये याद कर लो. फ्रिक्शन प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव इन सर्कुलर पाथ. दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ. फ्रिक्शन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फॉर्म की एक्चुअली जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. कभी कभी जो है वो अगर रोप के अंदर होता है, किसी मास को आप घुमा रहे हो
तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टेंशन के फॉर्म में होता है। सही है। कल भी एक ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चन भेजा था किसी ने, वो भी मैंने आपको ये वहाँ पर भी एक चीज़ बताई थी। तो सेंट्रीपिटल फॉर्म के डिफरेंट फॉर्म्स। अच्छा, ऊपर अर्थ के जो स्टार्स की मूवमेंट वगैरह हो रही है, स्टार्स की अपना स्टार्स की बोल रहा हूँ, प्लैनेट्स की मूवमेंट जो हो रही है, प्लैनेट्स की मूवमेंट में सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो रोड के ऊपर जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन कौन सा बनेगा? जब ये फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जब सेंट्रीपिटल फोर्स अपना वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाता जो सेंट्रीपिटल फोर्स को चाहिए, तभी ये बॉडी जो है वो स्किड कर जाती है। ठीक है, अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ। तो इसका ऑप्शन जो है वो ई इज़ करेक्ट। अब बॉडी इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, बॉडी को हम ड्रॉप कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर हाइट से, इट फॉल्स इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स, वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद बताओ कि कितनी होगी। तो वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ड्रॉप किया है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो ये पॉजिटिव, अब ड्रॉप किया है तो ये क्या होगी 0। तो ये जो फार्मूला बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा? ये बनेगा जी टी के इक्वल। अच्छा, ग्रेविटी कितनी है? ग्रेविटी है आपकी 9.8। ग्रेविटी आपकी कितनी है? 9.8 इंटू टाइम कितना है? टाइम कितना है आपका? टाइम है 5 सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पर हमने रखा 5। 9.8 को मैं 98/10 लिख सकता हूँ, ये 1 और ये इसका 2 टाइम्स, तो ये आपको मिलेगा 49। 98 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? 49। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ई। अच्छा, 2 ट्रेवलिंग वेव्स जो है ट्रेवल कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, या जिस भी डायरेक्शन के अंदर वो वेव्स जा रही हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है? डिफ़र कर रही हैं किस तरह से? एक की इक्वेशन ये है a sin kx माइनस टी, और दूसरे की इक्वेशन ये a sin kx माइनस ओमेगा टी, और ये फाई की सिंबल आ रही है। कौन सी सिंबल? ये फाई वाली। अब ये जो सिंबल है ना, ये तब आप लगाते हो जब दो वेव्स डिफ़र कर रही हो फेज़ के अंदर, क्योंकि ये फेज़ को शो करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? डी। मैंने पहले ही बोला था कि सिंपल सवाल है, इतना कोई मुश्किल वाले नहीं है। अगर किसी के अच्छे खासे लेक्चर्स वगैरह लिए हुए हैं, यानी कि बुक से भी अगर किसी ने पढ़ा है और जनरली थोड़ा बहुत उसको नॉलेज है, तो वो ये टेस्ट खुद ही कर लेगा। ठीक है, तो मुझे ये करने की ज़रूरत इसी वजह से पड़ी है कि ताकि जिनको अगर नहीं भी समझ आ रहा तो वो कर लें। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है नेगेटिव डेल्टा वी अपान आर। तो इसमें ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो करती है? तो ये मैंने लेक्चर के अंदर भी बताया था कि नेगेटिव साइन यही शो करती है कि अगर पोटेंशियल के डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा, पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब आपसे इसने क्या पूछा है कि पाथ ऑफ न्यूट्रॉन का पाथ किस तरह से बनेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अब देखो, न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज क्या होती है? चार्ज उस पर कोई नहीं होती, ज़ीरो होती है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका पाथ किस तरह से बनेगा? इसका पाथ बनेगा स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड से सीधा सीधा गुजर जाएगा बगैर मुड़े हुए, क्योंकि इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल, सो इट डज़ नॉट गेट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी ई है, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस वाई है। अच्छा, करंट आई ड्रा कर रहे हैं हम, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो ये फार्मूला मैंने लेक्चर्स के अंदर भी ड्राइव किया था, ये दोबारा से मैं बता देता हूँ। ईएमएफ किसके इक्वल होगा? आई इंटू आर प्लस आर। अब इसमें से निकालें, ई इज इक्वल्स टू बनेगा ये आई आर प्लस ये आई और ये स्मॉल आर। ये आई आर जो होता है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, तो ये बनेगा वी टी प्लस आई आर। वी टी प्लस आई आर इज इक्वल्स टू ई। अब क्या होगा? अगर यहाँ से टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू निकालो तो वी टी विल बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये यहाँ पर देखो ऑप्शन कौन सा है? ये ई माइनस आई आर, ऑप्शन बी इज़ प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा, अब बुलेट इज़ फायर्ड विद 20 मीटर पर सेकेंड। अगर बुलेट को फायर किया हमने 20 मीटर पर सेकेंड से, इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। तो याद कर लो, अगर किसी बुलेट को किसी हम हाइट से अपना फायर करते हैं हॉरिजॉन्टली,
हॉरिजॉन्टली फायर किया यानी कि हमने इसको सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी कौन सी दी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने इसको दी है तो इसके अपोजिट एक फोर्स लगना चाहिए एयर का। एयर इज़ बेसिकली फ्रिक्शन स्मॉल एफ, एयर इज़ बेसिकली फ्रिक्शन स्मॉल एफ। लेकिन यहाँ पर इसने एक कंडीशन दी है कि एयर फ्रिक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अगर एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा कि आपका कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट नहीं करेगा। तो कोई फोर्स अगर इस डायरेक्शन में एक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो आफ्टर टाइम टी इट विल बी इक्वल टू अगेन वी एक्स, जो पहले थी, और पहले कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये बाद में भी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। रेडबर्ग कांस्टेंट है आर एच। लेमडा की वैल्यू फर्स्ट लाइन लेमन सीरीज़ के लिए लेमडा किसके इक्वल होता है 1/λ इज इक्वल्स टू आर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अच्छा लेमन के लिए n1 क्या होती है, लेमन के लिए n1 होती है आपकी 1/λ इज इक्वल्स टू ये आर, लेमन के लिए होती है 1/1 माइनस ये 2 से आएगा 2 का स्क्वायर, ये बनेगा 4 इस आर, और ये इसकी आप एलसीएम लोगे तो ये होगा 4 और ये 4 माइनस 1, तो इट विल बी इक्वल टू ये 1/λ। अब 1/λ किसके इक्वल मिलेगा आपको, ये 1/λ आपको इक्वल मिलेगा 3r/4, तो लेमडा विल बी इक्वल टू 4r/3। ठीक है, आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल क्या है, द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा। तो हमें पता है कि Cp इज़ ग्रेटर देन Cv, तो अगर Cp Cv से ग्रेटर है तो अगर हम Cp/Cv का रेशो निकालेंगे तो वो क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो बड़ी है। तो जब बड़ी वैल्यू न्यूमरेटर में होती है तो ओवरऑल जो रेशो होता है वो 1 से ग्रेटर होता है। इफ़ मास एंड स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ डबल्ड, अगर मास और स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट की हम डबल कर लें तो इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि ये सिंपल सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर मास को हमने डबल किया तो ये हो जाएगी डबल सीधी, और इस वेलोसिटी को जब हम डबल करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगी, तो ये स्क्वायर बन जाएगा ये 4, और ये 4 आकर इसके साथ क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 8mv²। तो 8 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू के ये जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स जो होती हैं उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो ये हमने की भी थी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इनके दरमियान में जो होती है एक ड्यू टू इन्फिनाइटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट, उसकी होती है ρ/ε0, एक की ये होती है, तो दोनों की क्या होगी आपस में ऐड हो जाएगी, तो ये टोटल जो बनेगी वो बनेगी ρ/ε0, क्योंकि ρ/2ε0 क्या है, ये हाफ है 1/2, जिस तरह से होता है ना 1/2e में बोलूँ 1/2e प्लस 1/2e क्या बन जाएगा e, तो ये उसी तरह से है। ठीक है। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा ρ/ε0 बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अ बॉक्स ऑफ मास m इज इक्वल्स टू 6 kg। ठीक है, मास है 6 kg, स्लाइड्स विद स्पीड v इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस अ फ्रिक्शनल फ्लोर। एक फ्रिक्शनल फ्लोर है जिसके अक्रॉस जो है मास m है आपके पास, वो स्लाइड कर रहा है और फ्रिक्शनल इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस। अब वो 2 पीसेस में जो है वो डिवाइड कर जाता है। अब क्या होगा, 1 पीस जो है मूव कर रहा है 2 kg वाला सेम डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ अदर पीस, सेकंड पीस की जो है वेलोसिटी आपने बतानी है कि वेलोसिटी क्या होगी। अब इसकी जो शुरू में वेलोसिटी है वो हमें पता है और बाद वाली वेलोसिटी हमें निकालनी है, लेकिन जो है सेकंड बॉक्स की अपना सेकंड उसके जो है वो पार्ट की। तो अब देखो ये मास सपोज़ करो कि ये बॉक्स है, ये इसका मास है कितना 6 kg, इसका मास कितना है 6 kg। अब ये नीचे स्लाइड कर रहा है, स्लाइड करता हुआ आ रहा है और उसके बाद डिवाइड हो जा रहा है 2 मासेस के अंदर। अब एक जो मास है दैट इज़ ऑफ 2 kg, अगर एक 2 kg है तो दूसरा कितना होगा 4 kg।
अब जो 2 kg वाला है इसकी वेलोसिटी कितनी, इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। इसकी जो 4 वाला है ना, इसकी ये v2 हमें फाइंड करनी है, v2 विल बी वॉट। अब ये जो फॉर्मूला है आपके पास, मोमेंटम बिफोर कोलियन इज इक्वल टू आफ्टर कोलियन। अब शुरू में मोमेंटम क्या है, इसके पास मोमेंटम होता है mv, और कोई मोमेंटम नहीं है, एक ही बॉक्स है, एक ही मास है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m इंटू वी इज इक्वल टू, अब आफ्टर कोलियन क्या है मोमेंटम, 2 मासेज आ रहे हैं, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2। अब मास कितना था पहले शुरू में 6, और वेलोसिटी कितनी है ये इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। मास है 6 और वेलोसिटी है 4, मास 6 और वेलोसिटी 4। बाद में शुरू मास 1, मास ऑफ बॉडी 1 उसका मास कितना है 2, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है आपके पास 8। बाद वाले का मास कितना है 4, और वेलोसिटी कितनी है v2 फाइंड करनी है आपने। 6 इंटू 4 कितना होगा, ये होगा 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 कितना होगा, ये होगा 16 प्लस 4v2। अब देखो ये 14 इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का, 24 में से निकालोगे 16 तो कितना बचेगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये बचेगा आपके पास 8 बचा इज इक्वल टू 4v2। अब इसमें से अगर v2 निकालोगे तो v2 विल बी इक्वल टू 4, 8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड। इसका की के अंदर आंसर जो है वो अपना 4 है, लेकिन दैट इज़ नॉट दी राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 2 मीटर पर सेकंड बनेगा। अच्छा, दी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, अभी ये इंटेंसिटी वाला साउंड है फेंटेस्ट साउंड, फेंटेस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, वो कितनी अपना इंटेंसिटी कितनी होती है, ये 0 डेसिबल होती है, ठीक है। इफ़ 2 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज़ में लगा लें और इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालें, तो सीरीज़ में जब 2 पैरेलल कैपेसिटर सीरीज़ में जब 2 कैपेसिटर लगे हुए हों तो उनकी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है C1 अपॉन C1 प्लस C2। इससे निकालो 2 इंटू 4 करो तो ये आएगा 8, और इसको डिवाइड करोगे 6 के साथ, तो 6 के साथ डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन में 1 पॉइंट ये तकरीबन 33 आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे जो है 1 से कम में। एक ये 2 माइक्रोफेरेड वाला, लेकिन 2 नहीं बनेगा, ये 1 पॉइंट जो है 33 माइक्रोफेरेड इज़ दी राइट आंसर, और यही इसका जो है वो आंसर बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद कर लो ये। अच्छा, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेटेड इन हीट इन रेजिस्टर, तो एक हमने जोल्स लॉ पढ़ा था, वो जोल्स लॉ किसके इक्वल होता है, I² R इंटू T, ठीक है। जोल्स लॉ बेसिकली पावर इंटू टाइम के इक्वल होता है, पावर इंटू टाइम के इक्वल होता है। अब ये पावर I² इंटू R, एक सेकंड इसको थोड़ा सा हटा कर लिखते हैं, पावर स्क्वायर इंटू R, इसको छोड़ दो फिलहाल जो बता रहा हूँ, बस इसको डायरेक्टली याद कर लो क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो गया। I² इंटू R इंटू T, इसको क्या करना है आपने, ये जोल्स लॉ है ऑफ हीटिंग, जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, और इसका फार्मूला I² इंटू R, ये याद होना चाहिए। अगर पूछे कि इस्त्री वगैरह गर्म होती है जिस प्रिंसिपल पर, या पानी वगैरह हम गर्म करते हैं, कभी स्टेटमेंट देकर पूछे, ठीक है, रेजिस्टर की मदद से, तो वो I² इंटू R इंटू T विल बी द राइट आंसर। अच्छा, 1 किलोवाट आवर, ये वर्कशीट जो वर्क पावर एनर्जी वाली थी उसमें भी मैंने बताया था 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल किलोवाट आवर। अच्छा, यूनिट ऑफ जूल पर कूलम, जूल पर कूलम किसके इक्वल होता है, EMF हमने पढ़ा है, EMF इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम जो बनता है वो वोल्ट के इक्वल बनता है, ठीक है, तो वोल्ट इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ जो डिसइंटीग्रेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो रेट ऑफ जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। रेट, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू N0,
एन नॉट क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, ठीक है। एडी करंट को हम यहाँ पर बोल रहा है कि मिनिमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं, तो एडी करंट को हम मिनिमाइज़ इस तरह से करते हैं, जो हमारे पास कोर होता है आयरन कोर, उसको क्या करते हैं हम स्लाइसेस में काट कर और फिर उसके बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल वगैरह लगा लेते हैं, जिसकी वजह से डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन वगैरह का थोड़ा बहुत चक्कर होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है आपके जो एडी करंट लॉसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी याद कर लो, ये होती है U = माइनस Gm/r, और ये माइनस क्या शो करती है, ये बाइंडिंग शो करती है कि आप जो है वो अर्थ के साथ चिपके हुए हो, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी शेल के साथ चिपका हुआ होता है -13.6/n² के साथ, ठीक है। स्पीड ऑफ फोटॉन इन फ्री स्पेस, अब ये देखो यहाँ पर फ्री स्पेस लिखा हुआ है, तो फ्री स्पेस के लिए स्पीड ऑफ फोटॉन = 1/√μr म्यू आर नहीं, बल्कि इसको थोड़ा मैं रिमूव कर दूँ, म्यू नॉट इंट एप्सिलॉन नॉट, दिस इज़ फॉर स्पेस। लेकिन अगर पूछ ले मीडियम के लिए, सी मीडियम, तो ये मैंने एसकेएन की वर्कशीट जो बनाई थी इंटर वाली, उसमें मैंने दिया था आपको। अच्छा, ये किस तरह से होता है, अगर मीडियम आ जाए तो मीडियम में म्यू के साथ म्यू आर भी आ जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट के साथ ई आर भी आ जाएगा। तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर ये म्यू के इक्वल होता है, और एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर ये ई के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला ओवरऑल बन जाएगा 1/√μ इंटू ई नॉट या म्यू नॉट इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये मैंने दोनों तरीके से आपको ये फार्मूला बता दिया कि ये किस तरह से आपने जो है इसको करना है। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। अच्छा, अ चार्ज क्यू इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v पैरेलल तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स बताओ। तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पर कितना होता है, ये होता है आपका QVB sin ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पर ये इसने ब्लंडर किया है, इसने बोला है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपस में पैरेलल। तो यहाँ पर साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन रखोगे 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो इस 0 के हो जाने से ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि नो फोर्स विल बी एक्टिंग। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सही है जो F = 0 वाला है। अच्छा, रेजिस्टर है एक 5 ओम का और दूसरा 10 ओम का, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस 20 वोल्ट है। तो करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R। करंट किसके दरमियान देखना है, करंट हमने देखना है 5 ओम वाले रेजिस्टर 10 ओम वाले रेजिस्टर के दरमियान। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितनी रखनी है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस हमने रखनी है 10। पोटेंशियल किसके इक्वल है, पोटेंशियल हमारा है 20 वोल्ट, और नीचे रेजिस्टर कौन सा है, रेजिस्टर है 10 वाला, तो ये 0 में 0 ख़त्म। तो ये बनेगा I = 2 एम्पियर। तो इसका 2 एम्पियर इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। इफ़ हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग W विद 0 एक्सीलरेशन, अगर हेलीकॉप्टर एक आपके पास है असेंड कर रहा है, असेंड कर रहा है मतलब कि ऊपर जा रहा है। अच्छा, 0 एक्सीलरेशन, अच्छा याद कर लो, जब कोई चीज़ 0 एक्सीलरेशन में हो ना, तो उसका याद कर लो कि वो कंडीशन कौन सी होती है, वो होती है आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है, यानी कि जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना फोर्स नीचे लगेगा। अगर ऊपर ये F के साथ जा रहा है, नीचे इसका वेट लगेगा, तो F बराबर होगा किसके, F बराबर होगा वेट के। मैं इस तरह से लिखूं, या मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूं, F - W = 0। तो ये दोनों कंडीशन, अगर ये दोनों फार्मूला में अगर हैं, तो यही आपका आंसर है। तो F = W ये ऑप्शन के अंदर मौजूद है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगर ये नहीं होता तो F - W = 0, दैट विल बी दी राइट आंसर। अ साउंड वेव ट्रेवल्स फ्राम वन मीडियम टू अनदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड रिमेन अनचेंज। अगर साउंड एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि याद कर लो, स्पीड चेंज करेगी, स्पीड के चेंज करने से लेमडा भी आपका चेंज करेगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन सोर्स। फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पर डिपेंड कर रही है, जब तक सोर्स के साथ जो है कुछ चेंजिंग नहीं होगी तब तक आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अच्छा, यहाँ पर देखो डायरेक्टली आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं, लेकिन एक क्वांटिटी हमें पता है, दैट इज़ नोन एज पिच, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ,
एक क्वांटिटी हमें पता है दैट इज़ पिच, और पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पर जो है वो पिच डिपेंड करती है। इसकी वजह से तो जो राइट आंसर हमारा होगा दैट विल बी पिच। पिच जो है वो अनअफेक्टेड रहेगी। फॉर एफिशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये जो सवाल है ना, ये सीधा सीधा रेजिस्टेंस के ऊपर है। रेजिस्टेंस वाले केस में मैं बताता हूँ, और काफ़ी टीचर्स भी बताते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू रो एल अपान ए। रो तो बेसिकली कांस्टेंट होती है, एल अपान ए, इस रो को ख़त्म कर लो। तो लेंथ अगर को बढ़ाओगे तो क्या होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एफिशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अगर रेजिस्टेंस बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कम जाएगी, क्योंकि रुकावट होगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस को कम करना है, तो रेजिस्टेंस के लिए आपके पास एक दूसरा फार्मूला होता है, आर इज इक्वल्स टू वी अपान आई। तो यहाँ पर अगर करंट को कम करोगे और वोल्टेज को बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू बड़ा मिलेगा। तो अगर इसको कम करना है तो किस तरह से करोगे, करंट को बढ़ाओगे और वोल्टेज को कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम मिलेगी। रेजिस्टेंस कम मिलेगी तो आपकी कंडक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो ज़्यादा होगी। तो यानी कि करंट क्या करना है मिनिमम, और वोल्टेज क्या करने हैं, अपना करंट क्या करना है मैक्सिमम, और वोल्टेज क्या करना है मिनिमम। करंट हाई, करंट शुड बी हाई एंड वोल्टेज लो। करंट हाई वोल्टेज लो, ऑप्शन ई इज़ दी राइट आंसर। आई होप तो क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा। जिसको अच्छा रिव्यूज़ वगैरह दिया करो अपना कमेंट्स में, अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, किसी को कोई भी डाउट हो किसी किस्म का, और वीडियो शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी मूव कर रही है तो इंस्टाटेनियस और एवरेज बराबर होते हैं, याद कर लो। ये मैंने फर्स्ट ईयर की जो मॉक टेस्ट करवाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इंस्टाटेनियस और एवरेज, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रही होती है तो जिस इंस्टेंट पर बॉडी की स्पीड जो होगी वही उसकी एवरेज के इक्वल होगी। सही है, ये आपने चीज़ याद कर लेनी है, और यही इसका जो है वो राइट आंसर है। एवरी पार्टिकल ऑफ रोटेटिंग डिस्क मस्ट मूव्स विथ। तो जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है रोटेटिंग डिस्क में जो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं वो सबकी ओमेगा सेम होती है, और वी किसके इक्वल होती है, आर ओमेगा के। तो जो सेंटर के पास होते हैं उनकी वेलोसिटी होती है कम, और जो सेंटर के से दूर होते हैं उनकी वेलोसिटी होती है ज़्यादा। तो इसके हिसाब से क्या होगा, इसका कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इज़ द राइट आंसर। बाकी इसकी लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी, तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। और प्रोटॉन की चार्ज कितनी है, 1.6 10⁻⁻19, पोटेंशियल डिफरेंस 20 है। तो एनर्जी बताओ, तो एनर्जी किसके इक्वल है, Q डेल्टा V के इक्वल। Q किसके इक्वल है, 1.6 × 10⁻⁻19, और वोल्टेज कितना है 20। तो इस ज़ीरो को मैं अगर ख़त्म करूँ तो ये बन जाएगा 16। तो ये 32 × 10⁻⁻19 इज़ दी राइट आंसर। और इस ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपका हो वो सिलेक्ट करो। ऑप्शन बी जो है 32 × 10⁻⁻19 इज़ दी राइट आंसर। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है। तो मैंने बताया था एंटी नोड या एंटी नोड हो या नोड और नोड हो, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस जो होता है वो λ/2 के इक्वल होता है। सही है, एंटी नोड से एंटी नोड या नोड से नोड। लेकिन अगर एंटी नोड से अगर देखना हो, एंटी नोड से नोड के दरमियान, तो वो होता है λ/4 के इक्वल। ये दोनों आपने बातें याद कर लेनी है, ये मैंने पहले भी आपको वर्कशीट्स में वेव्स वाली में बताई है। हर चैप्टर की ऑलमोस्ट मैंने जो है वो सेंड की है फर्स्ट ईयर वाले की। तो जिनको अगर डाउट हो या समझ ना आ रहा हो तो वो उस चीज़ को देख सकते हो, वर्कशीट वगैरह को। कंडक्टिंग वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज़ कट इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, रेजिस्टिविटी बोल रहा है, रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है। अगर टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, और ये टेम्परेचर वगैरह पर डिपेंड करती है और नेचर पर। तो रेजिस्टिविटी हर पार्ट की कितनी होगी, हर पार्ट की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, बिकॉज के रेजिस्टिविटी इज़ दी मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ए बनेगा। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसको कट किया है हमने 3 आइडेंटिकल सेगमेंट्स में। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हर सेगमेंट की कितनी होगी। सपोज़ करो कि आपके पास एक जो है स्प्रिंग है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है के इक्वल। तो फोर्स अगर मैं आपसे पूछूं कि के किसके इक्वल होगी, तो के विल बी इक्वल टू F/x, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग।
एफ अपान एक्स, ठीक है, एफ अपान एक्स। अच्छा, के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, अपना डिस्टेंस के साथ। इसको मैं थोड़ा सेट करके लिख लूँ, थोड़ा सा आज पेन जो है मसला कर रहा है लिखने में, तो इसी वजह से थोड़ी ये प्रॉब्लम हो रही है। के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है, एक्स के साथ। तो अगर इस एक्स को मैंने क्या किया है 3 टाइम्स, क्योंकि अगर इसको हाफ़ करोगे आप तो ये इसकी टोटल अगर लेंथ एक्स है, टोटल लेंथ एक्स है, तो इसकी हर एक की लेंथ कितनी हो जाएगी, x/3। तो अगर लेंथ को आप डिक्रीज़ करो 3 टाइम्स, तो के कितने टाइम्स बढ़ेगी, 3 टाइम्स, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हर सेगमेंट की के कांस्टेंट जो कितनी होगी वो 3k के इक्वल होगी, एंड दैट इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 सेल्स ऑफ EMF 3 वोल्ट इन सीरीज़ में जब EMF वगैरह लगे हुए होते हैं तो उनके EMF डायरेक्टली ऐड कर लिया करो। तो 3 है तो 4 के साथ तो कितना होगा, ये 12 वोल्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके इक्वल होता है, ये होता है नेट फोर्स के। किस तरह से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपान टाइम, मोमेंटम को किस तरह से लिख सकते हैं, m डेल्टा v अपान टी, और डेल्टा v अपान टी को किस तरह से लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन, डेल्टा v अपान टी इज़ एक्सीलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज़ नोन एज फोर्स। द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, एक्सीलरेशन नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। एक्सीलरेशन नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, बॉडी मूविंग सर्कुलर पाथ में घूम रही है, उसकी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसके इक्वल होती है, आर ओमेगा स्क्वायर, ये उस सर्कुलर मोशन वाली वर्कशीट्स में भी मैंने बताया था। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई अपान टी के इक्वल, तो इसका स्क्वायर बनेगा 4 पाई स्क्वायर अपान टी स्क्वायर। तो दैट इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इंटू आर, ऑप्शन बी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, तो याद कर लो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, पॉजिटिव टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है डबल के इक्वल, और टोटल एनर्जी कितनी होती है, नेगेटिव ई। अच्छा, तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये किसके इक्वल होगी, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान एन स्क्वायर। एन जैसे कि 1 है तो आपका जो वैल्यू बनेगा वो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। अगर पोटेंशियल पूछता तो माइनस 13 इंटू 2 कितना होगा, 27 समथिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 6 भी मौजूद है। और अगर टोटल एनर्जी पूछे तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखकर और सॉल्व करना। ऑप्शन जो है आपका काइनेटिक एनर्जी का प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, लेंज लॉ क्या है, एनर्जी की कंजर्वेशन है, ये मैंने लेक्चर के अंदर भी बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ 0, रेट ऑफ डूइंग वर्क बेसिकली क्या होता है, पावर में डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली। तो इसमें कास की वैल्यू जहाँ पर मिनिमम होगी वहीं पर इसका वैल्यू 0 आएगा। तो कॉस जब 90 होती है तो आपका जवाब 0 आता है। तो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट। हाफ लाइफ का क्या रिलेशन है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपान जो है डिके कांस्टेंट, अपान में डिके कांस्टेंट। तो ये कौन सा फार्मूला है, ऑप्शन ई इज़ दी राइट आंसर। 2 सिमिलर पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड फ्री 1 मीटर रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ, फोर्स कितना होगा अगर 1 कूलम के चार्जेस हैं, तो एफ इज इक्वल टू के 1 इंटू 1 और नीचे भी 1, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बनेगा। तो फोर्स किसके इक्वल मिलेगा, फोर्स मिलेगा के इक्वल, यानी कि आपका मटेरियल कांस्टेंट जो है। तो इसका ऑप्शन जो राइट है, और के का वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻⁹। तो ऑप्शन ई इज़ दी राइट आंसर। अच्छा, इसके बाद ये न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह, इसका ये इक्वेशन वगैरह है, ये बुक में लिखी हुई होगी, आपने याद वगैरह भी की होगी अच्छे से, मुझसे भी ज़्यादा। तो मैंने अपने एमडी के टाइम में याद किया था, अभी मुझे इतना याद नहीं है, ये आप खुद से इसको थोड़ा सा देख लेना। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस डायोड टू रिड्यूस डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल डिफरेंस अगर डायोड के अक्रॉस लगाएं, डिप्लीशन रीजन कम हो, डिप्लीशन रीजन याद कर लो फॉरवर्ड बियासिंग में कम होता है। अगर ये किस तरह से कम होता है और बियासिंग वगैरह के आपको समझ नहीं आते कॉन्सेप्ट, तो ये मेरी 2 वीडियोज़ हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, उसमें ये मैंने पूरा समझाया चैप्टर, और चैप्टर से भी जो सिलेबस है तो उसे भी थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें बताई, प्लस में कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करवाएं। तो इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहो तो वीडियो वगैरह देख सकते हो। चार्ज पार्टिकल मास एम क्यू चार्ज इज़ प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी एट एंगल थीटा रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स के डिफरेंट फॉर्म है। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, उसमें अगर एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो उसको गोल सर्किल में घुमाएगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके इक्वल मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स के। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो किस तरह से बनेगी, क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपान आर। तो अगर यहाँ से आर निकालो तो आर इज इक्वल्स टू एम वी अपान क्यू बी, ये आपका एम वी अपान क्यू बी, और क्यू बी के साथ कौन सा है, साइन ऑफ थीटा। तो ये आपने फार्मूला देखना है कि कहाँ पर है, एम वी अपान क्यू बी साइन ऑफ थीटा। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। ये खुद से आप निकाल सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। स्पेसिफिक हीट एनर्जी ऑफ गैस इज़ मेजर्ड इन। तो हीट एनर्जी स्पेसिफिक क्या होती है, डेल्टा क्यू अपान एम डेल्टा टी, ये होती है आपकी स्पेसिफिक हीट। तो ये किस तरह से होगी, जूल अपान किलोग्राम पर केल्विन। तो अब ये ऑप्शंस में थोड़ा ये चक्कर है ये, तो ये आप निकाल सकते हो जूल पर, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जूल किलोग्राम इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। ठीक है, जूल किलोग्राम इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। ये ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, इसको आपने यूनिट को याद कर लेना है खुद से। ज़रूरी थोड़ी है कि ऑप्शन जो है सवाल के अंदर हो, आपके खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बोल सको कि सवाल गलत है। ठीक है, अब ऐसे हर सवाल के ऊपर मत बोल देना कि ये गलत है खुद की मिस्टेक के ऊपर। चलो ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का रिलेशन क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये है फर्स्ट लॉ की इक्वेशन। अगर इसमें से मैं इसको थोड़ा सही करके लिखता हूँ और इसके तीनों रिलेशन बनाता हूँ, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू। अगर इसमें से यू निकालूँ मैं तो यू विल बी इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और इसमें से अगर डब्ल्यू निकालूँ तो डब्ल्यू विल बी क्यू माइनस यू। अब इस एक्सप्रेशन में से अगर कोई भी आपके इसमें ऑप्शंस में मौजूद है तो वो फर्स्ट लॉ का फॉर्म है। अब देखो कि कौन सा आपके पास मौजूद है। पहला तो मौजूद नहीं है, ठीक है, ऑप्शन u इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और ऑप्शन जो है कौन सा मौजूद है, q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। देखें q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी ये ऑप्शन जो है वो नहीं है, तीसरे में q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, ये भी नहीं है, चौथे में ये नहीं है। अच्छा u चेक करें, u इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर मौजूद है, डेल्टा u इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू इज़ दी राइट आंसर। एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का 0 से 720 तक बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क बताओ। अच्छा ये 4 सेकंड में बढ़ रहा है, ये 4 थोड़ा ये रिमूव हो गया, इसको थोड़ा सा मैं रिमूव करूँ पीछे। ये 4 सेकंड में बढ़ रहा है, तो बताओ टार्क बताओ। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम, इसको टार्क इंटू टी करोगे तो आपको एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सही है, तो अगर आपको यहाँ से क्या चाहिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क, तो टार्क चाहिए तो एंगुलर मोमेंटम एल को टाइम के साथ डिवाइड कर लो। मोमेंटम कितना है 720 बाई 4, 720 बाई 4 करोगे अगर आप, तो ये मेरे ख्याल से आपको मिलेगा 1, और ये आपको मिलेगा 180। ठीक है, 180 इज़ दी राइट आंसर। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड से अगर तेज़ कोई चीज़ मूव करती है तो उसके पीछे एक चेम्बर क्रिएट हो जाता है वैक्यूम का, और वहाँ पर एक बूम होता है, साउंड, एक्सप्लोसिव साउंड, जिसको हम बोलते हैं सोनिक बूम, और उस साउंड को हम नाम देते हैं सुपरसोनिक साउंड। तो दैट इज़ द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा, इफ़ स्लेब ऑफ डाइलेक्ट्रिक ER इज़ 2 इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स 20 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटेंस बताओ। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो ER भी आ जाएगा, तो कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसका क्या होगा, कैपेसिटेंस ER अगर 2 है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डबल। ठीक है, ये हमने वर्कशीट कर ली है। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम वर्कशीट्स बना सकूँ, जितना मुझे टाइम मिल सकता है मैं ये बनाता हूँ आप सबके लिए। ठीक है, सो
अगर आपकी कोई भी सजेशन हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो वीडियो में या सोल्यूशन में, अच्छा किसी को वीडियो अगर सही नज़र नहीं आ रही हो तो वो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा कर देखे, ये थोड़ा आप चेक करें, ठीक है। तो कमेंट्स में आप मुझे रिव्यूज़ वगैरह दिया करो कि किस तरह से मैंने बताया, या कुछ अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ सकी हो तो यू कैन आस्क वॉट एवर यू वांट, यू कैन फील फ्री ऑलवेज टू आस्क, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।